आईटेल। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। क्या दिल्ली का सरकारी खजाना खाली होने की कगार पर है? क्या दिल्ली में काम करने वाले सरकारी मुलाजिमों को सैलरी के लाले पड़ने वाले हैं? क्या हिमाचल प्रदेश की तरह दिल्ली सरकार भी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुकी है? हाल ही में छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में तो इसी तरफ इशारा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1993 में दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के बाद यानी 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार वित्तीय घाटे की तरफ बढ़ रही है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किया है कि सरकार की कमाई से कहीं ज़्यादा खर्चे बढ़ने वाले हैं। इससे वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर तक दिल्ली सरकार वित्तीय घाटे में जा सकती है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है, लेकिन हम राजनीति को किनारा रखते हुए आज के एपिसोड में समझेंगे कि किन वजहों से दिल्ली सरकार वित्तीय संकट में फंसती नजर आ रही है। पहले आप कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए जिससे दिल्ली सरकार की आर्थिक सेहत का आपको आइडिया लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी दिल्ली, इसके वित्तीय सारांश से पता चलता है कि राजस्व प्राप्तियां लगातार राजस्व व्यय से ज़्यादा हो रही हैं। राजस्व प्राप्तियों में सरकार द्वारा वसूल किए गए सभी प्रकार के शुल्क पर होने वाली इनकम और लाभांश शामिल होता है। दिल्ली सरकार के सभी सोर्सेस से कमाई और केंद्र सरकार के अनुदान से दिल्ली की कमाई चालू वित्त वर्ष के अंत तक 62,415 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि बजटीय अनुमान 64,142 करोड़ रुपए रखा गया है। इस दौरान राजस्व व्यय 60,911 करोड़ से बढ़कर 63,911 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, यानी करीब 1495 करोड़ रुपए की कमी। वित्त विभाग ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करते समय यह आकलन किया है। वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष में सभी तरह के सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत की बात कही है। इन्हें 2024-25 के बजट अनुमान में शामिल नहीं किया गया था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन और भत्ते के लिए फंड भी शामिल है। बिजली सब्सिडी, इलेक्ट्रिक बसेस की देखरेख के लिए आने वाला खर्च भी शामिल है। साथ ही नालों की सफाई और दिल्ली मेट्रो के कामकाज वाले घाटे को कवर करने के पैसे की ज़रूरत की बात भी कही गई है। इसके अलावा सरकार को कई दूसरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। अधिकारियों का अनुमान है कि कुल खर्च बजट आवंटन की रकम से करीब 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हो सकता है। नए खर्चों में राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन और भत्ते देने के लिए सरकार को 141 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। बिजली विभाग ने लोगों को सब्सिडी देने के लिए 512 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसी तरह दिल्ली परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 941 करोड़ रुपए चाहिए। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 447 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है। सोचिए दिल्ली में। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए 3,271 करोड़ रुपए की मांग की गई है। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भी 250 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विभागों से 24-25 के लिए 2024-25 उसके लिए संशोधित अनुमान मांगा गया। माना जा रहा है कि बढ़ती मांगों के कारण सरकार की कमाई से ज़्यादा खर्च बढ़ेगा। हालांकि सरकार का कैश बैलेंस 4,471 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार का हर महीने का औसत खर्च 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसलिए ऐसी वित्तीय स्थिति में सरकार को अपना खर्चा 2 महीने भी चलाना काफ़ी भारी पड़ सकता है। यदि यही हाल रहा तो जल्दी सरकार को केंद्र से आर्थिक मदद मांगनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हिमाचल सरकार का भी खजाना खाली हो गया। वहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए। आर्थिक संकट की वजह से राज्य के करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशन पाने वालों को अगस्त महीने का वेतन और पेंशन अब तक नहीं मिल पाया था। हालांकि बाद में कर्मचारियों को सैलरी मिल गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान रोका गया कुछ समय के लिए। ऐसे में क्या हिमाचल की तरह दिल्ली में भी कर्मचारियों के सैलरी के लाले पड़ जाएंगे? इसे समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। देखिए, ये देखते हुए कि 5,000 करोड़ रुपए प्रति माह दिल्ली सरकार को चाहिए, जिसमें से 2,200 करोड़ तो तनख्वाहें हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ श्रीलंका का और उसके बाद भारत में हिमाचल प्रदेश की याद दिलाएगा, क्योंकि जब देने के लिए तनख्वाह नहीं होगी तो दिल्ली सरकार में हड़बड़ाहट मचने वाली है और बहुत ही चिंता का विषय है। इमरजेंसी की बात तो बता देता हूँ। इमरजेंसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक WMA होता है, जिसको हम वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं। वो एक इमरजेंसी में रिजर्व बैंक से कोई स्टेट ले सकती है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट भी लिया जा सकता है
और एक स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी होती है जो ली जाती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो बना हुआ है, जिसके अंतर्गत फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने के लिए सेंटर और स्टेट के लिए रूल्स दिए गए हैं, उसमें उन्होंने आइडियली 20% से ज्यादा लोन किसी भी स्टेट के लिए रिकमेंड नहीं किया है। तो किस एक्सटेंट तक दिल्ली सरकार बोरो कर पाएगी, ये अपने आप में एक प्रश्न की बात है और अपने आप में समस्या है। मुझे लगता है दिल्ली सरकार को इस समय गहन चिंतन शुरू कर देना चाहिए। दिल्ली के संभावित वित्तीय संकट का फ्रीबीज से क्या कनेक्शन है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की है। ये जो फ्रीबीज, ये जो रेवड़ियां हैं, इसके जन्मदाता कुछ हद तक दिल्ली सरकार है। मुफ्त बिजली देना, लेडीज के लिए फ्री बस ट्रैवल की बात करा जाए, लेडीज के अकाउंट में पैसा डालने की बात किया जाए, मुफ्त पानी दिया जाए, ये सब चीजें इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए बहुत अच्छी है और एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट इलेक्टोरेट को दिखता है। पर लंबे समय में इनका यही असर होता है कि 31 साल बाद दिल्ली जैसी सरकार जो कि पूरी स्टेट भी नहीं है, उसका बजट घाटे में आ गया। अब आपको ना तो हेल्थ के लिए पैसे हैं, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे हैं, मेट्रो को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन लॉसेस हो रहे हैं, वो तक नहीं है। जापान से आपने लोन लिया हुआ है, उस लोन को सर्विस करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये छोड़िए, आपने जो जुडिशियल कमीशन के अंतर्गत जो बदलाव किए गए थे, उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो इतनी चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप अगर इस तरह से रेवड़ियां बांटी जाएंगी, और लोगों को समझने वाली बात इसमें यह है कि क्या हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, देखिए आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम अपना लंबी अवधि का बेनिफिट गंवा रहे हैं। कैसे? 8,000 करोड़ से भी ऊपर विकास के लिए आउटले, कैपिटल आउटले जिसको हम कहते हैं, वो दिल्ली सरकार ने किया हुआ था, वो घटा के अब 6,000 करोड़ हो गया। इसका मतलब आपको फ्री बिजली या फ्री पानी तो मिल रहा है, पर जो फ्लाईओवर्स, सड़कें, आज तक दिल्ली की सड़कों का आप हाल देख लीजिए, वो सड़कें, वो हालांकि कहा जा रहा है कि दिवाली तक कर देंगे, वो सड़कें, वो फ्लाईओवर्स, वो स्कूल, वो अस्पताल, जो कि किसी भी राज्य, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, इसको शोकेस किया जाता है दुनिया में, और अगर उस राजधानी में विकास रुक जाएगा तो उसका परिणाम क्या होने वाला है, ना केवल दिल्ली वासी बल्कि भारत की साख दाव पे लग जाएगी। और दुनिया के आगे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि ये दिल्ली सरकार क्या कर रही है, या ये सरकार क्या कर रही है, कि दिल्ली जैसे शहर को, जो कि एक मॉडल है, उसको ये नहीं संभाल पा रहे। मुझे लग रहा है बहुत ही चिंता की बात है, और ये रेवड़ियों पर पूरे देश में इस समय बहुत गहन विचार की जरूरत है। अब एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। टाटा ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि अगले 5 साल में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और इससे जुड़े सेक्टर्स में करीब 5 लाख नौकरियां देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके चलते वित्त वर्ष 2023 में इस सेक्टर में करीब 13 लाख जॉब्स पैदा हुई। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में काफ़ी निवेश किया है, आगे भी हम इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य, चंद्रशेखरन कह रहे हैं, अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां पैदा करने का है। टाटा ग्रुप ने असम में एक बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगाया है। इसके अलावा समूह ईवी और बैटरी बनाने पर भी काम कर रहा है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि प्रदीप जी ने लिखा कैसा, हमने पढ़ा कैसा और आलोक ने रिकॉर्ड कैसा किया। अगले एपिसोड तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।